दोस्तों नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक समझौता है उसकी रूपरेखा सामने आ गई। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत के किन क्षेत्रों में क्या चुनौतियां होंगी, किन को फायदा होगा और कहां पे कंपनियों को और सरकार को दोनों को अब सुधार की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस मैं करूंगा और आने वाले दिनों में जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो इस पूरी डिटेल के इम्प्लीकेशंस कि कौन कौन से कानूनों में कहां कहां पे बदलाव की जरूरत पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत की कंपनियों को क्या करना होगा। वरना जिस तरह से भारत सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की बात करी है, अगर अमेरिकन प्रोडक्ट थोड़े महंगे भी पड़े तो हो सकता है भारत का कंज्यूमर क्वालिटी के चक्कर में अमेरिकन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ जाए और भारत की कंपनियां इसी उम्मीद में बैठी रहें कि जो चल रहा था वही चलेगा, हिंदुस्तान में तो ऐसे ही चलता है। शायद बदलने के दिन आ गए। इसीलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम होगा और जो डिटेल सामने आएंगी उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। इसी से संबंधित मैंने एक वीडियो और बनाया था, अगर आपने देखा हो। मैंने इकोनॉमिक सर्वे पे एक वीडियो बनाया था जहां मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने ये कह दिया है प्राइवेट सेक्टर को कि भैया बहुत हो गया, अब हमसे और ज्यादा प्रोटेक्शन की उम्मीद मत करो, अब कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। ये भारत की सोच इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 16 में आपको मिल जाएगी और उस पर डिटेल्ड वीडियो, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिटेल्ड बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। जागना जरूरी है। 75 साल से हम सो रहे थे। अब सवाल इस बात का है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। इम्प्लीकेशंस गंभीर है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा रिफॉर्म्स वाया कंपटीशन। हम आराम से नहीं सुधरते, हम लोग रिएक्टिव सोसाइटी हैं दोस्तों, हम प्रोएक्टिव काम नहीं करते। इसीलिए ना हम आर&डी में पैसा लगाते हैं, ना हम अपनी मैन पावर को, ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करते हैं, ना हम उनका ध्यान रखते हैं। हम सिर्फ किसी तरह से फायदा होता रहे और दुकान चलती रहे, बस पूरा फोकस इसी पे है। हम आगे की नहीं सोचते हैं। अब शायद वो दिन दूर हो गए, अब हमें सुधार की तरफ बढ़ना होगा। इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, थैंक यू ट्रम्प। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूं। पहली बार जब भारत पे प्रतिबंध लगाया, दूसरी बार जब उन्होंने H1B वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया, तीसरी बार अब जब उन्होंने ये समझौता किया तो भारत की कंपनियों को जागने पे मजबूर किया। जागना जरूरी है। इसीलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये व्हाइट हाउस में 6 फरवरी को ये नोटिस हुआ, मतलब लेट नाइट भारत के हिसाब से। तो कहने का मतलब है जब ये अपलोड हुआ, मैंने इसका डाउनलोड किया, इसको पूरा एनालिसिस किया और आपके सामने मैंने ये रख दिया है। ये फ्रेमवर्क है इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का, स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स ए फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो अभी नेगोशिएशन में है। तो आप ये समझते हैं कि अभी ये क्या हो रहा है। और फरवरी 25 में जब ये शुरुआत हुई थी और अभी तक हम उस पर नेगोशिएशन कर ही रहे थे, 1 साल बाद जो निष्कर्ष आया है वो हमारे सामने है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ये FTA नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रीसेट ऑफ ट्रेड टर्म है, पूरा स्ट्रक्चरल है, ये सिर्फ FTA नहीं है। इसको समझिए आप, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसी इंप्लीकेशंस, इवन लीगल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो ये सिर्फ जो चल रहा है वो नहीं है, बहुत कुछ बदलेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, इट इज ए वेकअप टाइम फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। जाग जाइए। अब आपके पास सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशंस जारी है, ड्राफ्टिंग जारी है। अगले 3 से 6 महीने में ये कागज एक एक करके बाहर आते रहेंगे और आपके ऊपर झटका लगता रहेगा। तो बेहतर है कि हम तैयारी कर लें। इसका मतलब यह है कि फरवरी 25 से नेगोशिएशन चल रहा था, हम 26 में आ गए। जॉइंट स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सिक्वेंशियल बायलैटरल ट्रेड रीस्ट्रक्चरिंग इन ओवर ए डिकेड
It moves beyond tariff disputes into structured reciprocity. कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील या ट्रेड डिस्प्यूट की बात नहीं है, ये बहुत कुछ बदलेगा। भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमें बदलना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। दिस इज नॉट सिंबॉलिक डिप्लोमेसी, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, ये सिर्फ दो देशों के बीच समझौता नहीं है, इट इज इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन। इसका मतलब हमें हर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, रास्ते में जितनी चीजें आती हैं सबको दोबारा देखना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भारत को इसमें क्या मिला, किसके बारे में हमें सोचना चाहिए और कहां पे भारत को खोना पड़ा, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी हो। सबसे पहले भारत ने यह कहा कि हम जितने भी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स हैं हम उन पे टैरिफ हटाएंगे। अब अमेरिका की कारें, वहां की मोटरसाइकिल, वहां के कपड़े, वहां की कॉस्मेटिक्स, वहां की शराब, वहां की वाइन, वहां के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, सब कुछ भारत में ड्यूटी फ्री आएंगे। ये बात भारत सरकार ने मान ली। अब वो चाहे प्लास्टिक हो, टेक्सटाइल हो, जो भी हो। अब आप समझ जाइए कि आपको अब क्या करना है। अब आपकी बेंचमार्किंग आपके पड़ोस वाला जो कॉम्पिटिटर है वो नहीं है, तब आपकी बेंचमार्क होगी कि अमेरिका में बेस्ट कंपनी कौन सी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और वो ड्यूटी फ्री भारत में आएगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपने ये बेंचमार्किंग नहीं करी तो आप आने वाले दिनों में अपनी बैलेंस शीट में शायद प्रॉफिट कम होता देखेंगे, और हो सकता है कि आपके साथ और बहुत सारी समस्याएं हो जाएं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को लगेगा कि ये कंपनी कुछ कर नहीं रही, वो अपनी आजीविका और जॉब बचाने के लिए अच्छे लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे कॉम्पिटिटर्स के पास। और बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज जब उनको लगेगा कि भारत में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है भारत में वो भी असेंबली लाइन लगा दें और बहुत सारी चीजें भारत में असेंबल करना शुरू करें। ये मैनेजर्स और ये गुड एम्प्लॉयज वहां माइग्रेट हो सकते हैं। चुनौतियां और गंभीर हो जाएंगी, इसको समझना पड़ेगा। तो लोगों को समझिए, सिस्टम्स को समझिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम कह रहे हैं हम सोयाबीन ऑयल मंगाएंगे, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आज भी हम 70% खाने का तेल आयात करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये ड्यूटी फ्री आएगा, भारत में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, लेकिन जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और जो हमारी एमएसपी ओरिएंटेड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, उसमें अब हमें प्रोडक्शन पे और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ट्री नट्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उगता नहीं है, अमेरिका से आता है और वो और बढ़ेगा, ये हमें साफ दिख रहा है। फ्रूट्स, खासकर जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स हैं या बाकी जो एवोकाडो हैं या जो भी ठंडे प्रदेश के फल को है, वो सब्जियां फल भारत आ सकते हैं। वाइन एंड स्पिरिट, अब जिन लोगों को विदेशी शराब पीनी है, जो खर्चा करना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। एनिमल फीड एंड डीडीजीएस, ये एक बहुत बड़ा, देखने में तो लगता है बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है भारत की ओवरऑल एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप अगला वीडियो देखिएगा। मैं इसी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पूरी चर्चा करूंगा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए निवेदन है कि आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि ये किस तरह से भारत के अंदर आने वाले दिनों में चुनौतियां खड़ी होंगी सिर्फ इस प्रोडक्ट के कारण। बहुत कुछ बदलेगा, अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद सरकार भी ना चूक गई इस बात को समझने के लिए जो मैं आपके सामने रखने वाला। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं, खासकर वो मेडिकल डिवाइसेस को लेकर है, और जो हमारे कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा फूड स्टैंडर्ड। ये भी एक चुनौती का काम है। क्या हमें अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करने चाहिए? अगर आप मेरे से पूछें, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जंक फूड कहीं बनता है, सबसे खराब खाना अगर दुनिया में कहीं बनता है तो वो है अमेरिका। इसीलिए अमेरिका में इतनी सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बिकॉज उनके जो फूड्स हैं वो जंक फूड है।
अगर हमने अपने स्टैंडर्ड्स को अमेरिका के हिसाब से अपनाने की कोशिश करी, हमारे यहां भी हेल्थ चैलेंजेस खड़े हो जाए, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज को हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। आप दुनिया की जितनी बड़ी जंक फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप देखिए वो कहां की कंपनियां हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड क्यों नहीं अपनाने चाहिए। इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा विद एग्जांपल्स। आपको पता लगेगा कि क्यों हमें अपने फूड लॉज को दुरुस्त रखना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है करप्शन इन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान में जितनी मिलावट होती है शायद दुनिया में कहीं नहीं होती, और एक पूरा डिपार्टमेंट है मिलावट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज तक मैंने कोई फूड रिकॉल नोटिस भारत सरकार का नहीं देखा। उनको आज तक समझ नहीं आया कि फूड रिकॉल नोटिस इश्यू किया जाता है, और हमारे यहां पे फूड रिकॉल का लॉ है, लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है कि फूड रिकॉल होता ही नहीं, ट्रेसेबिलिटी है ही नहीं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रूव कर दूंगा एक एक एविडेंस के साथ कि किस तरह से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये बात हमें समझ में आती है। अब यूएस को क्या मिला? यूएस ने 18% टैरिफ लगाया। अब भारत के हर प्रोडक्ट पे टैरिफ लगेगा। अब किस पे टैरिफ हटाया? जेनेरिक फार्मास्यूटिकल, क्योंकि अमेरिका को सस्ती दवाइयां चाहिए तो वहां उन्होंने जीरो कर दिया। जेम्स एंड ज्वेलरीज, डायमंड्स, ये गुजरात बेस्ड इंडस्ट्री है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया कि जेम्स एंड ज्वेलरीज को आप डिस्काउंटेड कर दें। और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ये अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स असेंबली लाइंस वहां पे हैं, उनको सस्ता पार्ट चाहिए। बाद में वही पार्ट भारत में प्रीमियम के रूप में बिकेगा जब हम उनसे हवाई जहाज खरीदेंगे। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ग्रांट प्रेफरेंशियल कोटा टू ऑटो पार्ट्स, ये भारत की एमएसएमई के लिए अच्छा है जो ऑटो कंपोनेंट्स में है। एंड सेक्शन 232 रिव्यूज कार्व आउट पॉसिबिलिटीज। ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। रिमूव, जो हमारे मेटल इंडस्ट्री है उनके ऊपर जो टैरिफ है उनको हटाने की बात कही गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, उनके लिए स्कोप इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि ये $500 बिलियन का व्यापार भारत कब और कैसे करेगा। एक बात क्लियर है कि ये 5 साल का व्यापार, जो $500 बिलियन का व्यापार है, ये 5 साल में, इसका मतलब एवरेज $100 बिलियन। अभी हम अमेरिका से जो व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका से करीब 40-45 बिलियन डॉलर का सामान आता है, और हम करीब 80-90 बिलियन डॉलर के आसपास, 100 डिपेंड करता है, 100, 110, 120 हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो करीब 40, 50, 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहता है। उसको पाटने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपसे $100 बिलियन का माल खरीदते हैं, आप हमसे खरीदिए 100 का, ताकि ट्रेड बैलेंस हो जाए। ये सोच है अमेरिका के राष्ट्रपति। इसका मतलब 100 बिलियन सालाना, ये 3% ऑफ इंडियाज करंट जीडीपी है। इसको समझना होगा, 3%, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इसका मतलब यह है कि करीब 3% के आसपास हम इसमें सोच रहे हैं। इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं कि भारत का जो करंट इंपोर्ट है वो करीब 30-35% जो है वो 100 बिलियन के आसपास, क्योंकि हमारा जो टोटल इंपोर्ट जो हो रहा है, अगर हम क्रूड भी हटा दें तो वो कुल मिला के करीब हमारा होता है $750 बिलियन के आसपास। उसमें 250-250 बिलियन आप हटा दीजिए तो आपका बन जाता है करीब वही, अगर हम देखें, 450-500 बिलियन का गुड्स, और उसका फायदा हम उठाते। अब इसमें क्या होगा? हम वहां से एनर्जी खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड खरीदेंगे, हार्डवेयर खरीदेंगे, टेक्नोलॉजिकली, एंड कुकिंग कोल। अगर ये सब चीजें आती हैं, इससे भारत की लोकल इंडस्ट्री को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें वैसे भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि अभी जहां से हम खरीद रहे हैं थोड़ा सा हमें कैलिब्रेशन करके, नेगोशिएट करके सोर्सिंग को डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो ये है स्ट्रैटेजिक ट्रेड बैलेंसिंग डिप्लोमेसी। तो वो जो $500 बिलियन है, ये बैलेंसिंग फैक्टर है, इसको हमें समझना होगा।
तो भारत के लिए अब इस पूरी डील में अच्छा क्या है? हमारा 9 से 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, वो रहेगा। 40% जो अमेरिका में जेनेरिक मेडिसिन है वो भारतीय कंपनियों की है, इसीलिए उन्होंने ड्यूटी फ्री किया ताकि वहां दाम ना बढ़े। और रिमूवल ऑफ रेसिप्रोकेट टैरिफ ऑन जेनेरिक प्रोडक्ट, जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं फार्मा की, उन सबको फायदा होगा। और कुल मिला के हमारा जो 25 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है फार्मा का, उसको बूस्ट मिलेगा। और जो अमेरिका है उसको जो हेल्थ सप्लाई है वो सस्ती मिलेगी। कुल मिला के दोनों के लिए फायदे का सौदा है। तो फार्मास्यूटिकल इज ए क्लियर विनर इन दिस गेम, ये हम समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज या डायमंड बिजनेस की। 90% ऑफ वर्ल्ड डायमंड भारत में प्रोसेस होते हैं और एक्सपोर्ट जो होता है वो 35 से 40 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर शेयर उसका है अमेरिका के लिए। इसका मतलब जो हमारे गुजरात के क्लस्टर है और बहुत सारे एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको फायदा होगा। तो एक और भारत के लिए अच्छी खबर है। तो जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स की और जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की। भारत में हम कुछ नहीं बना रहे हैं फिलहाल, लेकिन अब भारत को चाहिए भी। हम डेटा सेंटर बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल इंडिया में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो जब ये हाईटेक प्रोडक्ट सस्ते में भारत में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और डेवलपमेंट भारत में तेज होगा। तो यहां तक तो ये बात अच्छी है। इसका मतलब जो हमारा एआई इकोसिस्टम है वो सुधरेगा। सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसमें सुधार आएगा। और हाइपर स्केल क्लाउड एक्सपेंशन जो हो रहा है, जैसे हम डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, बाकी चीजें बना रहे हैं, तो क्लाउड एक्सपेंशन भी भारत में होगा। इट मीन्स करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का मार्केट होगा। और मुझे लगता है कि ये जो भारत सरकार ने कमिट किया है कि हम आईटी सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, ये भी भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। हमारे यहाँ तो आर&डी हम करते नहीं, हम तो लेबर सप्लायर हैं। और अब वो लेबर एआई खत्म कर रहा है। इसीलिए भारत की आईटी इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखना होगा। सर्विस इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा रिस्क उभर रहा है, इसको हमें समझना होगा। फिर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें यूएस एलएनजी, क्रूड, कोक, ये सब चीजें हमें चाहिए। हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो कोयला है और जो हमें चाहिए उनकी क्वालिटी में फर्क है। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमारी जरूरतें हैं। इससे क्या होगा? अगर हमें अच्छे सस्ते दाम पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं अमेरिका से या वेनेजुएला से या जो भी है, ऑब्वियसली कॉस्ट देखनी होगी, क्वालिटी देखनी होगी। तो जो हमारी डिपेंडेंसी थी रशिया पे या मिडिल ईस्ट पे, हमारे को एक सोर्स और मिलता है, इसको भी समझना होगा। और जो मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर जो हलचल है, उससे भी हमें थोड़ा सा बफर मिलेगा। कुल मिला के जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सही मूव है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं भारत के लिए चुनौतियां कहां कहां हैं। हम जैसा पहले बात कर रहे थे कि हमने ये सारा बाजार खोल दिया। चुनौतियां कहां हैं? चुनौतियां हैं अमेरिका का प्रोडक्ट हाईली सब्सिडाइज्ड है और बहुत सारी क्वांटिटी में है। और एक मैं बात और बता दूं, अमेरिका की जो क्वालिटी है आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका में बहुत सारी क्वालिटी इश्यूज हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी बना। उनका पेपर वर्क अच्छा है, क्वालिटी अच्छी नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारत सरकार को बहुत संभल के काम करना होगा। सब्सिडाइज के लिए एंटी डंपिंग और क्वालिटी के लिए अगर हम कॉम्प्रोमाइज करें तब समस्याएं हो जाएंगी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि भारत सब्सिडाइज प्रोडक्ट ना ले, फेयर प्राइस करे, फेयर ट्रेड करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सब्सिडाइज और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज अगर हमने किया और खासकर जीएम क्रॉप को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया, तब हमें समस्या आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमारे जो किसान है, अगर सब्सिडाइज सोयाबीन वहां से आता है तो हमारे तब किसानों को समस्या आएगी। एडिबल इंडस्ट्री को जो थोड़ा बहुत अभी हम मार्जिन मिलता था, उन पे स्ट्रेस आएगा। प्रोसेसिंग के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि सस्ता जब तेल मिल रहा है तो कौन लोकल प्रोसेसिंग करेगा। और जो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स हैं, ड्राई फ्रूट में हमें अपने आप को सुधारना होगा, टेम्परेट क्रॉप्स में हमें सुधारना होगा। कुल मिला के अब सरकारी डिपार्टमेंट्स को काम करना होगा। अगर वो ये सोचे कि एग्रीमेंट साइन हो गया, हमें कुछ नहीं करना, तो देश बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। इसके अलावा और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है, इंडस्ट्रियल टैरिफ एलिमिनेशन।
इसको अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जो हमारी इंडस्ट्री अभी क्या कर रही है, मशीन्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये अमेरिका से ड्यूटी फ्री आने लगा तो चुनौती हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का एक बात तो सही है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, लेकिन जो नई फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां पे रोबोटिक काम हो रहा है, पूरी तरह से कंप्यूटराइज और लेस लेबर ओरिएंटेड काम है। इसका मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी अमेरिका के अंदर तो कॉस्ट कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो भारत में जो प्रोडक्ट आएगा उसके भी दाम कम होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो है नहीं। भारत की कंपनियों को भी अब बेंचमार्किंग करनी होगी कि हमारी क्वालिटी और कॉस्ट क्या हो। और जो स्केल है, जैसे हम चाइना से परेशान थे, अब हम यूएस से परेशान होंगे अगर हमने सुधार नहीं किया। अब सवाल इस बात का है कि क्या बगैर सुधार के गुजारा है? शायद नहीं है। और इसीलिए मेरा वीडियो का टाइटल यही था, रिफॉर्म्स वाया कंपटीशन। अब हमें सुधरना होगा। विदाउट प्रोडक्टिविटी अपग्रेडेशन इंडिया रिस्क डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेगमेंट्स, और ये होगा अगर हम नहीं सुधरे तो। अब 18% जो रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ है वो किन पे लगेगा? वर्चुअली जो भी प्रोडक्ट भारत से जाएंगे हर प्रोडक्ट पे 18% लगेगा। ये भारत सरकार ने मान लिया है। इसका मतलब जो हमारा एमएसएमई है उस पे चुनौती है, क्योंकि हजारों लाखों लोग वहां काम करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर एमएसएमई की तरफ से जाता है। लेकिन चुनौती अमेरिका में नहीं है, 18% की नहीं है। चुनौती यह है कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बांग्लादेश या वियतनाम, जो बाकी देश अमेरिका को सप्लाई करते हैं, अगर हम उनसे ज्यादा इनएफिशिएंट हुए तो अमेरिकन कंपनीज फिर हमसे नहीं खरीदें, फिर वो हमारे कॉम्पिटिटर से खरीदें। इसका मतलब यह है कि हमें सुधरना होगा। अब रास्ता नहीं बचा है। तो जो मोदी सरकार कह रही थी कि भैया अब आप सरकार के भरोसे मत रहो, कुछ कर लो, जाग जाओ, सुधार करो। 18% ड्यूटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी देशों के ऊपर भी इसी के आसपास लगी हुई है। और अगर बाकी देशों को कंसेशन देती है ट्रंप सरकार, तो भारत को ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप ये किस तरह से हमें बांध सकते हो। तो फिर पूरे संबंधों में खटास आएगी। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जो किया 18% का, अब वो रहेगा। तो हमें बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और क्वालिटी को उस लेवल तक लाना होगा, ताकि हम इस टैरिफ बेनिफिट का फायदा उठा सकें। रही बात 500 बिलियन डॉलर को लेकर, फिर मैं ये कहना चाहूंगा 5 साल में है। इससे क्या होगा? फ्रंट लोडिंग अगर हम करते हैं, अभी से लेना शुरू करते हैं, तो हमारे पास तो डॉलर नहीं है, तो रुपए पे दबाव आएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, और कुल मिला के एक करंट अकाउंट डेफिसिट की जो हम बात करते हैं वो गंभीर हो सकती है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफसेट इंपोर्ट, इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट करना होगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी सुधारनी होगी, कॉस्ट को कम करना होगा। क्या भारतीय उद्योग इसके लिए तैयार है? मूट क्वेश्चन, बेसिक सवाल यही है। क्या हम तैयार हैं? इसको समझना होगा। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको भी हमें साथ साथ बढ़ाना होगा, ताकि हम इंपोर्ट कम करें, अच्छा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में दें और आयात कम करें। तब हम इस चुनौती को बैलेंस कर पाएंगे। एंड इट इज बिकमिंग स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो जाएगा अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिला के क्या है? कुल मिला के स्थिति है दोस्तों, मेरा ये मानना है कि फ्रॉम प्रोटेक्शन टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, अब भारत सरकार आपको नहीं बचाएगी। अब आपको सुविधाएं दे दी, 70 साल का टाइम मिल गया, अब आप खुद तैरना सीखिए। अब बार बार आपको लाइफ जैकेट सरकार नहीं देने वाली। ये मैसेज बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेसिकली रिफॉर्म वाया कंपटीशन है, फोर्सिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू अपग्रेड एंड अलाइन विद वेस्टर्न सप्लाई चेन्स। आपको अमेरिका के साथ दिक्कत है, आप दूसरे देशों में जाइए, आप अमेरिका से स्पेयर पार्ट लाइए, भारत में बनाइए और बेचिए, तब भी आपको किसी ने नहीं रोका। आपको ड्यूटी फ्री स्पेयर पार्ट अमेरिका से ले लीजिए, भारत में असेंबल करिए, बनाइए और फर्दर एक्सपोर्ट करिए, जैसे हम चाइना के साथ कर रहे हैं, अब अमेरिका के साथ भी आप कर सकते हो। तो ये रास्ता भी खुला है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पे सोचना होगा। एंड इट ऑल्सो सिग्नल्स पार्शियल डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना लिंक सप्लाई चेन एंड डीपनिंग यूएस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस।
उनको हमारी जरूरत, हमें उनकी जरूरत, और हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी कम। ये हो सकता है अगर हमने ढंग से प्लान किया तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है दोस्तों, वो मेरा ये कहना है, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, फार्मा, ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इसके लिए सब पॉजिटिव है इस एग्रीमेंट। चुनौतियां जहां रहेंगी उसको अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं तो वो है बेसिकली एग्रीकल्चर। अगर हमने जीएम टेक्नोलॉजी और सब्सिडी पे ढंग से पॉलिसी नहीं बनाई तो प्रॉब्लम है। एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, एडिबल ऑयल्स, ट्रेड डेफिसिट मैनेजमेंट एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डेप्थ, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये भारत सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से आपके कानून हैं, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे करप्शन है, वो भारत के लिए खतरनाक है। सो इंडिया को क्या करना है, और जो भारत को करना ही पड़ेगा, एमएसएमई पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने अभी तक एमएसएमई को इग्नोर किया है। ऑयल सीड्स, हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे 120 140 हमने बीज निकाल दिए, नए रिलीज कर दिए, ये दिखावा बंद करना हो। इससे किसान का कोई भला नहीं होता, और हम बहुत दिखावा करते हैं पॉलिटिकल रीजंस के लिए। एंड टेक्सटाइल स्केल, जो पीएलआई स्कीम है, इसको दोबारा देखना होगा कि कहां कहां वीकनेस है, उनको सपोर्ट करना होगा। और जो हमने बाकी एफटीए साइन की है उसको ढंग से समझ के फायदा उठाइए। टाइटन रूल ऑफ ओरिजिन, ऐसा नहीं हो कि चाइनीज माल यूएस जाए और वहां से दोबारा लेबल बदल के यहां आ जाए, ये आपको करना होगा। और साथ में एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, जब तक आप ये कानून नहीं लाएंगे सुधार नहीं होगा। आप ये नहीं बता पाएंगे कि कहां गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें, इस एग्रीमेंट इज जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिसरप्टिव है। कंपटीशन बढ़ेगा। स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्मेटिव है, भारत को भी बदलेगा, अमेरिका को भी बदलेगा, कम से कम भारत को तो बदलेगा। तो जो काम हमारी सरकारें नहीं कर पाई, वो ट्रंप ने जबरदस्ती हमसे करवा दी। ये बात हमें समझनी होगी। सो इट इज नॉट ए कंफर्ट एग्रीमेंट, आराम की जिंदगी नहीं है, इसको मान लीजिए। एंड इट इज ए कॉम्पिटिटिव शॉक थेरेपी। अब आपको जो कंपटीशन है उससे काम करना होगा, आराम से काम नहीं होगा। इंडिया विल विन। अगर हम एक ही बात करें कि भारत का फायदा कब होगा, हमारा फायदा तब होगा जब हम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें। कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कब नुकसान होगा, अगर हमने इन पे काम नहीं किया। तो दो ही ऑप्शन भारत सरकार के लिए बचे हैं, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। द डील इज नॉट द एंड ऑफ नेगोशिएशन, इट इज द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक स्ट्रेस टेस्टिंग। क्या भारत इस बदलाव के अंदर खड़ा हो पाएगा या कोलैप्स होगा, इस एग्रीमेंट से ये समझना है। तो सरकार पे भी दबाव है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस पे भी दबाव है, और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स पे भी दबाव है। अब सुधरना ही पड़ेगा। नाउ वेकअप टाइम, गेट रेडी फॉर द कंपटीशन। जो मैं कह रहा हूं, अगले 6 से 12 महीने में जैसे जैसे डिटेल आएंगी, हो सकता है 6 महीने बाद ये लागू हो जाए, हो सकता है 1 जनवरी से लागू हो सकता है 1 जुलाई से लागू हो। कुल मिला के अब आपको एग्रीमेंट का इंतजार नहीं करना है। मेरा सिर्फ निवेदन है आप सबसे, आप अपने घर में सुधार की तैयारी शुरू कर दीजिए। डोंट वेट, क्योंकि जिस दिन एग्रीमेंट आएगा उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको पढ़नी होगी कि एग्रीमेंट किस तारीख से लागू हो रहा है। बाकी सब चीजें अब आपको पता है कि क्या होने वाला है। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा, वो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबके लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस है। तो अब आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं, सुनामी आएगा। अब आपको अपने बचने की तैयारी खुद करनी है। एंड देन वी हैव टू चेंज द आउटडेटेड लॉज एंड पॉलिसीज, क्योंकि कुल मिला के हमारी जो आधी समस्याएं हैं 21वीं शताब्दी में, हम 19वीं शताब्दी के कानून लेके आज भी बैठे। सरकार कानून बनाती है, आप लेटेस्ट बिल उठा के देख लीजिए, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल किसने ड्राफ्ट किया है आज की तारीख में 2026 में। इतना खराब कानून कैसे ड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन है, पार्लियामेंट में रखा गया। मेरा उस पर डिटेल्ड एनालिसिस है, 70 पेज का एनालिसिस है कि वो कानून क्यों खराब है, लेकिन हम बना रहे हैं।
हमारी सोच अभी भी 19वीं शताब्दी में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे एज ए सोसाइटी कि दुनिया बदल गई है और हमें बदलना है। हम आज भी राजशाही और ब्यूरोक्रेटिक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच में बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि चुनौतियां हैं। आपको क्या लगता है? मैंने मेरा फर्स्ट कट एनालिसिस बता दिया। अब मैं डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत सारी जो चीजें सामने आ रही हैं उनका मैं करता रहूंगा। वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।